स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 3 का और एक वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉमर्शियल लॉ के विषय में। बच्चों राइट, चैप्टर का नाम होने वाला है लॉ ऑफ पार्टनरशिप और जिस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो होने वाला है वो है पार्टनरशिप डीड। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा बच्चों। आओ स्ट्रेट अवे हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है और बहुत सारा इससे रिलेटेड बातों को आज हम लोग करने वाले हैं। राइट, सो बच्चों देखो, पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड एक तरह का, जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं ना, एक तरह का डॉक्यूमेंटेड अग्रीमेंट है। किनके बीच में ये डॉक्यूमेंटेड अग्रीमेंट होता है? तो ये पार्टनर्स लोगों के बीच में डॉक्यूमेंटेड अग्रीमेंट होता है। और इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें वे सारे टर्म्स कंडीशंस होते हैं जो पार्टनर्स लोग म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि वो बिजनेस को कैसे रन करना चाहते हैं। यानी बिजनेस कैसे रन होगा, प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, लॉस का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैपिटल का ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, सारी की सारी बातें इसमें दी जाती हैं ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह का पार्टनर्स के बीच में कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए। राइट, इसके विषय में आओ हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लिखा हुआ है पार्टनरशिप फर्म इज बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल अग्रीमेंट। जैसा नो हम लोग पिछले वाले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं बच्चों की जो पार्टनरशिप होता है ना, वो म्यूचुअल अग्रीमेंट के ऊपर आधारित होता है जो कि पार्टनरों के बीच में होता है। अब ये जो अग्रीमेंट होता है ना, ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ओरल यानी कि मौखिक तौर पर कुछ पार्टनर मिले और उन्होंने कुछ टर्म्स डिसाइड कर दिया कि भाई चलो हम लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, ये सारा हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस होगा, तो ओरली भी वो लोग डिसाइड कर सकते हैं। और लेकिन आप समझते हैं दोस्तों कि अगर ओरल कोई डिसीजन लिया जाता है या ओरल एग्रीमेंट किया जाता है तो कल के डेट में जाकर कोई भी तो अपनी बात से मुकर सकता है कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, एक चांस रहता है। इसीलिए बेटर क्या होता है कि जो भी इनके बीच में टर्म्स है, जो भी कंडीशंस है, जो भी ये लोग डिसाइड किए हैं कि बिजनेस को कैसे रन करना है, उसको अगर हम रिटन फॉर्म में कर लेते हैं, लिखित तौर पे कर लेते हैं, एक अग्रीमेंट कर देते हैं, पेपर वर्क कर लेते हैं, तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन फ्यूचर में होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, इसका चांसेस कम हो जाता है। राइट, तो अगर मान लो रिटन अग्रीमेंट हो गया तो सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखने पड़ेंगे। सारे टर्म्स एंड कंडीशन अगर लिखे जाएंगे, इसी को तो हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। सही बात है। लिखा हुआ है कि इफ एनी डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स रिगार्डिंग एनी इशू, अगर कोई डिस्प्यूट होता है, दैट डिस्प्यूट कैन बी रिजॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस अग्रीमेंट। वो जो डिस्प्यूट है, जो प्रॉब्लम है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको इस अग्रीमेंट के जरिए क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है। लेकिन सोच कर देखो तो बच्चों, आपने कोई अग्रीमेंट लिखित तौर पर बनाया ही नहीं, यानी पार्टनरशिप डीड आपने बनाया नहीं है ना। जब लिखित तौर पे कोई डॉक्यूमेंट ऐसा बनता है उसी को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। मान लीजिए ये आपने बनाया नहीं, तो फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो किसके बेस पर आप डिसीजन लीजिए, किसके बेस पर वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा? सोचिए, आप बोलेंगे ओरल अग्रीमेंट किया गया है, लेकिन क्या इंसान की बात का कोई भरोसा है? आज वो बोलता है, कल वो पलट जाता है, कल वो मुकर जाता है। इसीलिए हमेशा बेटर होता है बच्चों कि आप क्या कर लें, रिटन एग्रीमेंट कर लें। शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि यार हम लोग दोनों के बीच में तो इतना दोस्ती है, इतना प्यार है, इतना मोहब्बत है, कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता है ना बच्चों, जैसे जैसे प्रॉफिट आना शुरू होता है, पैसा आना शुरू होता है या लॉस होना शुरू होता है, उसके बाद एक दूसरे के ऊपर दोष देना शुरू कर दिया जाता है या एक दूसरे से वहां पे क्या होना शुरू हो जाता है, डिस्प्यूट आना शुरू हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर रिटन एग्रीमेंट रहता है तो ये गाइड करता है, ये इसके आधार पर डिसीजन लेना आसान होता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो यही है पार्टनरशिप डीड। यहाँ पे और इसका एक डेफिनेशन लिखा हुआ है बच्चों, आप इसको समझ सकते हैं। लिखा हुआ है द डॉक्यूमेंट इन विच ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या लिखा है बच्चों? ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स आर इंक्लूडेड। उसी को क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। तो वो डॉक्यूमेंट जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, जो पार्टनर्स लोग अग्री करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, उसी डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चों? बहुत आसान टॉपिक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां बात करते हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज होता है। देखो बच्चों, वैसे तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि जो पार्टनर्स हैं वो किन किन चीजों को उस अग्रीमेंट में लिखवाना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं ना। आपस में अग्रीमेंट करके, आपस में सहमति करके जिन जिन पॉइंट को वो लोग लिखना चाहते हैं, लिखवाना चाहते हैं, वो लोग लिखवा सकते हैं। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये पॉइंट होना ही चाहिए या ये सारा पॉइंट लिखना ही पड़ेगा या ये नहीं लिख सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। जो डिसीजंस पार्टनर्स लोग लेंगे वो सारी चीजों को इसमें मेंशन करा सकते हैं।
राइट। बट उसके बाद भी इन जनरल क्या क्या चीज होता है उसका मैंने यहाँ पे आपको एक कंटेंट बताया है कि ये सारी चीजें साधारण तौर पे लिख लिया जाता है जिससे फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या क्या चीज रहता है चलो देखते हैं। तो सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, ऑब्वियस सी बात है कि फर्म का नाम आ जाता है, उसका एड्रेस आ जाता है। नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि ये जो फर्म है ना, पार्टनरशिप को हम लोग यूनाइटेडली क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। सारे पार्टनर को भी एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, वो देख लेना आप, ठीक है ना। तो ये तो हो गया पहले पॉइंट में। अब ये जो बिजनेस, वो लोग किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब होता है टाइप ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं। अब यानी कि ये कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चल रहा है, राइट, यानी कि कोई एक चीज वो लोग बना रहे हैं, या ये लोग ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं यानी खरीद बिक्री का बिजनेस कर रहे हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो क्या क्या चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या खरीद कर बिक्री कर रहे हैं, इसका डिटेल्स भी उनको पार्टनरशिप डीड में लिखवाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कैपिटल ऑफ पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर कैपिटल देगा वो कितना देगा। उन सबके पार्टनरों के कैपिटल को यहां पर मेंशन किया जाता है बच्चों, राइट, कि ए ने इतना दिया, बी ने इतना दिया, सी ने इतना दिया, जो भी इनके कैपिटल है वो मेंशन रहता है। नेक्स्ट क्या रहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन रहता है, यानी जो उन्होंने कैपिटल दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और दूसरी बात अगर मिलेगा तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलेगा, उनका परसेंटेज क्या रहेगा, ये दोनों बातें मेंशन रहती हैं इसमें, ठीक है ना। इसके बाद लिखा हुआ है ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स, यानी जो पार्टनर्स हैं वो बिजनेस से ड्राइंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पैसा घर ले जा पाएंगे कि नहीं ले जा पाएंगे, ये वाली बात मेंशन रहेगी। और दूसरी बात मेंशन रहती है कि अगर ले जा पाएंगे तो जैसे कैपिटल दिए थे तो कैपिटल के ऊपर इनको इंटरेस्ट दिया गया, वैसे जब ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज होगा कि नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर होगा इंटरेस्ट चार्ज तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। ये सारा का सारा चीज क्या क्यों लिख रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है आपको बच्चों, इसलिए हम लोग लिखते हैं ना ताकि फ्यूचर में जाके कोई झमेला ही ना रहे, कोई प्रॉब्लम होने का चांस ना रहे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डिस्प्यूट होने का चांस ना रहे, सारा चीज लिखा रहेगा तो उसके हिसाब से सब लोग काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, यानी कि जो उनका प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको किस रेशियो में वो लोग शेयर करेंगे, ये भी इसमें मेंशन रहता है। नेक्स्ट मेंशन रहता है पार्टनर का क्या सैलरी होगा, बोनस होगा, कमीशन होगा, होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर लिखा रहता है इसमें, और जो लिखा रहता है उसके आधार पर ही बिजनेस आगे चलता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्लोजर, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्लोजर, यानी कि फर्म को कोई ऐसा सिचुएशन आ गया कि बंद होने की या बंद करने की नौबत अगर आ गई तो उस केस में क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा। ये देखो नेगेटिव भी सोचकर चलना पड़ता है, तो अगर बिजनेस को, फर्म को बंद करने का सिचुएशन आ गया, डिसॉल्व करने का सिचुएशन आ गया, तो उस समय क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, कैसे कैपिटल को वापस किया जाएगा, फर्म का जो असेट्स रहेगा उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, जो लायबिलिटी रहेगा उसको कैसे पे किया जाएगा, ये सारी चीजों का भी जिक्र पार्टनरशिप डीड में रहता है या रहने से अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि बिजनेस को अगर कभी जरूरत पड़ता है और वो लोन लेता है तो वो लोन कहां से लेगा, और अगर पार्टनर से लोन लेगा तो उस लोन के ऊपर पार्टनर को कितना इंटरेस्ट देगा, तो यहां पर वो सारी चीजें भी मेंशन कर दी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, ये तो ऑब्वियस सी बात है, पार्टनर लोगों का नाम और एड्रेस हो जाता है। और फाइनल पॉइंट लिखा हुआ है ऑथराइज सिग्नेटरी इन द बैंक अकाउंट, यानी देखो हम लोग तो पढ़ चुके हैं ना कि पार्टनरशिप फर्म में 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर हो सकते हैं और मैक्सिमम 50 तक पार्टनर हो सकते हैं। अब बहुत सारे पार्टनर्स अगर हो गए तो बैंक अकाउंट में सब तो ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं हो सकते, सबका सिग्नेचर थोड़ा ना लगेगा, राइट। तो वहां पर किसी एक पर्सन को या कभी कभी 2 पर्सन को क्या कर देते हैं हम लोग, ऑथराइज सिग्नेटरी बना देते हैं, यानी उनको ये अथॉरिटी दे देते हैं कि भाई जब भी चेक पास करना होगा तो तुम्हारे सिग्नेचर से ही पास होगा, राइट। तो कौन वो ऑथराइज सिग्नेटरी होगा, किसके सिग्नेचर से चेक पास होगा, इस चीज को भी इसमें मेंशन कर दिया जाता है ताकि फ्यूचर में बैंकिंग जो ट्रांजैक्शन है उससे रिलेटेड भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो साधारण तौर पे बच्चों ये सारे वो पॉइंट्स हैं, ये सारा कंटेंट है जो इन जनरल साधारण तौर पे किसी भी पार्टनरशिप डीड में रहता है या रहना चाहिए या रहने से अच्छा होता है। लेकिन हाँ, कंपलसरी नहीं है कि सारे के सारे पॉइंट लिखे जाए, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इतने ही पॉइंट लिखे जा सकते हैं। जो पार्टनर चाहें वो आपस में म्यूचुअल कंसेंट करके, आपस में डिसीजन करके जो चाहे वो पॉइंट्स लिखवा सकते हैं। बट पॉइंट क्या है कि जो पॉइंट लिख दिए वो फाइनल हो गया, उसके आधार पर ही बिजनेस आगे बढ़ेगा। कभी कोई डिस्प्यूट हो गया, प्रॉब्लम हो गया तो इसी के आधार पर डिसीजन लिया जाएगा।
क्लियर है यहां तक? अब चलो एक और पॉइंट पढ़ा देता हूं बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि मानो कि आपने पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं, आप बस प्यार मोहब्बत के चक्कर में रह गए कि हम लोगों के बीच में तो बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, बहुत दोस्ती है, कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, और आपने क्या किया, ओरल एग्रीमेंट कर दिया, यानी कि रिटन एग्रीमेंट नहीं किया, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, क्योंकि जब रिटन एग्रीमेंट होता है तभी उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। आपने अगर डीड नहीं बनाया ना, तो उस केस में क्या रूल्स रहता है, उस केस में देखो, उस केस में पार्टनरशिप का जो लॉ है ना, वो लॉ के रूल्स चलते हैं। अब आपके मन से नहीं चलेगा। देखो, जब आपको पार्टनरशिप डीड बनाना था ना, तब आपका जो मन चाहे वो आप लिख लेते, इसको पार्टनरशिप लॉ से कोई मतलब नहीं। आप अपनी इच्छा से जो चाहे आप उसके कंटेंट बना लेते, पार्टनरशिप डीड में लिख देते, और जो लिख देते उसके आधार पर ही बिजनेस चलता। लेकिन आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया ना, अब आपको पार्टनरशिप का जो एक्ट है उसका सेक्शन नंबर 13 जो कहता है, उसके हिसाब से ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे। अब आप कुछ नहीं कर सकते। देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्लियरली स्टेट्स दैट फॉलोइंग आर द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इन एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। यानी पार्टनरशिप डीड जब नहीं रहेगा तो भैया ये सारा रूल्स चलेगा। क्या रूल्स चलेगा वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होगा। तो एआई रूल्स कहता है कि भैया अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया ना, तो फिर इक्वल पीएसआर रहने वाला है। इक्वल पीएसआर का मतलब क्या है, सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जितने भी पार्टनर हैं सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। अगर पार्टनरशिप डीड आप बनाते तो आप अपने हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड कर पाते कि भाई किसने कैपिटल ज्यादा दिया है तो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा दिया जा सकता है, कोई ज्यादा एक्टिवली काम कर रहा है, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसको आप उसके हिसाब से आप शेयर ऑफ प्रॉफिट दे सकते थे। किसी ने अपना घर ही दे दिया है बिजनेस को रन करने के लिए, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते थे। लेकिन पार्टनरशिप डीड तो आपने बनाया नहीं। जब नहीं बनाया तो रूल्स क्या कहता है, रूल्स कहता है कि फिर तो इक्वल पीएसआर होगा, सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, क्योंकि आपने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया। राइट, तो ये पहला रूल्स बताता है। नेक्स्ट बताता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया ना, और बनाया भी और नहीं लिखा ना, तो उस केस में क्या है कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। नो आईओसी। आईओसी का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं, और बनाया तो उसमें लिखा ही नहीं, तो आपको कैपिटल नहीं मिल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिल सकता। ये कब मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहेगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जैसे कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया नहीं जाएगा, वैसे ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट लिया नहीं जाएगा, यानी कि नो आईओडी। आईओडी का मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रहेगा। ये आप ना तो दे सकते हैं ना तो ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड आपने बनाया नहीं, और अगर बनाया भी तो मेंशन नहीं किया। ये सारी चीजें तभी मिलती हैं जब मेंशन्ड रहती है। राइट, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट लिखा हुआ पार्टनर सैलरी, बोनस और कमीशन। यानी पार्टनर का सैलरी, बोनस, कमीशन भी आप नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड बनाया नहीं या पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं। ये सारा चीज सिर्फ और सिर्फ तभी मिलता है जब आपका पार्टनरशिप डीड आप बनाएं और उसमें स्पेशली मेंशन करें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होगा, पार्टनर का सैलरी, बोनस या कमीशन कितना होगा। जब आप मेंशन किए रहेंगे तभी जाकर ये दिया जा सकता है। क्लियर है कि नहीं बच्चों? और एक चीज यहां पे बता देता हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि अगर कभी किसी पार्टनर से आपने लोन लिया, यानी कि फर्म ने जरूरत पड़ा, फर्म को जरूरत पड़ा और लोन लिया पार्टनर से। देखो कैपिटल अलग होता है, लोन अलग होता है। लोन एक तरह का लाइबिलिटी होता है ना, वो कर्ज होता है, लाइबिलिटी होता है, उसको चुकाना पड़ता है। राइट, तो अगर कभी पार्टनर से लोन लिया जाए तो उसका इंटरेस्ट फर्म को देना पड़ता है। उसका इंटरेस्ट मैंने क्या बोला, फर्म को देना पड़ता है, क्योंकि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट आपको जब तक पार्टनरशिप डीड में ना मेंशन रहे आपको नहीं देना है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर लोन लिया है किसी पार्टनर से तो मेंशन रहे या ना रहे आपको देना पड़ता है। लेकिन इसका रेट फिक्स है। क्या है फिक्स बच्चों? 6% पर एनम के रेट से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन एडवांस देना पड़ता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? एक चीज और यहां मेंशन कर देते हैं जो कि है रिजर्व से रिलेटेड। राइट,
पार्टनरशिप में कई बार क्या होता है बच्चों के बिजनेस को फ्यूचर ग्रो करने के लिए ना हम लोग जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा निकालकर बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए फ्यूचर के लिए रिजर्व फंड के तौर पे हम लोग रख देते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर ये रिजर्व फंड भी आप क्रिएट नहीं कर सकते अगर आपके पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन्ड नहीं है, राइट। आप रिजर्व क्रिएट नहीं कर सकते, अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन्ड होना चाहिए, राइट। सो बच्चों ये थे हमारे रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड अगर नहीं रहेगा तब ये रूल्स चलेगा। क्या रूल्स चलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर होगा, ना तो किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, ना किसी को सैलरी, ना किसी को बोनस, ना किसी को कमीशन मिलेगा, ना तो आप रिजर्व फंड क्रिएट कर सकते हैं, और अगर किसी पार्टनर से लोन या एडवांस लिया है तो 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं बच्चों? तो ये था आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। अगले पार्ट में हम लोग किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना और सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।